All right, so let us solve numericals from exercise. तो क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व numericals का and very simple question. A charge plus q exerts a force of magnitude minus 0.2 newton. So you have been given force as minus 0.2 newton on another charge. It is charge not change. तो एक चार्ज है Q1 which is plus Q, दूसरा चार्ज है Q2 which is minus 2Q. If they are separated by a distance of 25 centimeter, मतलब 25 into 10 power minus 2 meter, determine the value of Q. You are supposed to find out what is the value of Q, right? Okay. How do you solve this? It is extremely simple, because you just need to know what is the formula of force, electrostatic force between two charged particles. So it is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, q1 q2 by r square. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है. यू आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ q, राइट? तो फोर्स F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Okay, then F minus 0.2 times of n नहीं, माइनस 0.2 न्यूटन है. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. 9 इंटू 10 पावर 9 इन एसआई यूनिट्स. Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू माइनस 2Q है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा. आपको बस ये सॉल्व करना है. इट्स वेरी सिंपल. तो ये आएगा माइनस 0.2 इक्वल टू 9 इंटू, ये माइनस साइन आएगी, इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, 625 इंटू 10 पावर माइनस 4, राइट? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2Q स्क्वायर अपॉन 625 इंटू 10 पावर माइनस 4. 2 और 2 गया, बाकी आपको सॉल्व करना है. एंड इट इज प्रीटी सिंपल जॉब, वेरी सिंपल जॉब, क्योंकि ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इंटू 10 पावर माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9. तो यू डोंट हैव टू डिवाइड 625 बाई 9, करना ही नहीं है हमने. क्यों नहीं करना है समझेगा. यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625 बाई 9, और ये 10 पावर माइनस 9 ऊपर गया, प्लस 9 ऊपर गया, तो 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा. अब स्क्वायर रूट लोगे तो 625 का स्क्वायर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट 3, राइट? तो ऐसा आएगा वो. गुड. एंड इंटू 10 पावर माइनस 14 का माइनस 7, तो 25 बाई 3, वट एवर इट इज, आप सॉल्व करो, यू शुड फाइंड करेक्ट आंसर. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक्स में गलत आंसर प्रिंट किए गए हैं. इट इज वन मोर एविडेंस दैट आंसर यहाँ पे गलत प्रिंट किया गया है. दिस इज रॉन्ग आंसर दैट इज प्रिंटेड. तो राइट आंसर आएगा 25 by 3. दैट शुड बी 8.33 if I am not wrong, because 1 by 3 is 0.33 into 25, that turns out to be 8.33. that is correct. तो आपको मिलेगा आंसर में 8.33 इंटू 10 पावर माइनस 6 को मैं स्प्लिट करता हूँ, 10 पावर माइनस 7 को माइनस 1 और 10 पावर माइनस 6 लिख लेता हूँ. वाई? बिकॉज 10 पावर माइनस 6 मीन्स माइक्रो, so we will express our answer in microcoulomb. So it is 0.833 microcoulomb. So you have a charge
ऑफ 0.833 माइक्रोकूलम, राइट। तो ऐसा आपको मिलेगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओनली थिंग दैट यू must know is the formula to find out force between two charged particles, nothing more. So remember that this is a wrong answer. Next question. Two charges 5 microcoulomb and -4 microcoulomb are kept 5 meter apart. They are kept 5 meter apart at points A and B respectively. How much work will have to be done to move a charge at A through a distance of 5 meter further away from B along the line BA? तो इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये हमारे पास एक लाइन है, उसके एक एंड पे ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे आपके पास चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का और बी पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का। अब हमको ये डिस्टेंस है 5 मीटर। हमको ए पे जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, उसको डिस्प्लेस करना है थ्रू 5 मीटर अवे फ्रॉम बी और उसको नए पोजीशन ए डैश पे रखना है। तो वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव था, एक चार्ज पॉजिटिव था, दोनों में अट्रैक्शन होता है। हमको अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट जाके हमको इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव बीन गिवन, हमको गिवन क्वांटिटीज में Q1 दिया हुआ है, दैट इज 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 into 10⁻⁻6 कूलम। Q2 हमको दिया हुआ है 4 with a negative sign माइक्रोकूलम, that is -4 into 10⁻⁻6 कूलम। ओके, देन हम लोगों को इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है। इनिशियल डिस्टेंस मतलब R1 दिया हुआ है 5 मीटर, और बाद में जब हम मूव कर देंगे चार्ज को तो R2 बन जाएगा 10 मीटर, है ना। दिस डिस्टेंस विल फाइनली बिकम 10 मीटर। You are supposed to find out work done. Formula is very simple if you remember, of course. आपको पता है जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में होता है और उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए वर्क डन इज बेसिकली गिवन बाय, आपको याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला था पोटेंशियल इनटू चार्ज। कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो? Q1 को मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल इनटू Q1, पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज। यहाँ पे सोर्स चार्ज B है क्योंकि B मूव नहीं कर रहा हूं, और टेस्ट चार्ज A है क्योंकि A मूव कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब A मतलब 5 माइक्रोकूलम का चार्ज जब A पे था तभी भी तो B का पोटेंशियल था, राइट। और जब नए लोकेशन पे जाएगा तभी भी B का पोटेंशियल होगा। तो नॉर्मली वर्क डन इज डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल। So work done is equal to final potential minus initial potential into the charge that you are moving. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया था। By the way, it's not only that, it's also that you have to understand potential। अगर फॉर्मूला याद होगा आपको तो potential is proportional to 1/r होता है, 1/r। तो जब r कम तो पोटेंशियल ज्यादा। तो पहले केस में जब A पॉइंट पे चार्ज था, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना R2 इज ग्रेटर देन R1। जब A डैश पे रख रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल कम होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q/r। डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा। पहले डिस्टेंस 5 मीटर था, फिर मैंने 10 मीटर कर दिया तो पोटेंशियल कम हो जाएगा।
कम होने का मतलब क्या होता है कि मुझे यहाँ पे हमेशा हम लोग फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल नहीं लिखते, हम लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इनटू चार्ज दैट यू आर मूविंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला आपको लगने वाला है। दूसरा फॉर्मूला आपको लगेगा पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, potential is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge by distance, correct? Okay, तो let us solve at 1 by 1। पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल at point A। at point A potential is V1 which is given by 1 by 4 pi epsilon 0 Q at B, क्योंकि सोर्स चार्ज यहाँ पे B है इसलिए Q at B लिखना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। ये गड़बड़ हो जाती है, बहुत बहुत जगह पे गड़बड़ होती है। किसका पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? एट चार्ज एट ए या चार्ज एट बी, किसकी पोटेंशियल की बात हो रही है? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। ओके, सो इफ यू गेट कंफ्यूज्ड हियर you will not be able to solve the questions। well, मैं वापस बता देता हूँ आइडिया क्या था वर्क डन का। हमारे पास एक चार्ज है, लेट अस से B पॉइंट है, Q भी है, right? No work is done to bring this charge. Then I am bringing in a charge. I am keeping it A. तो work done हुआ होगा against the field of B। तो हमने क्या लिखा था? Work done is equal to potential of source charge at point A multiplied by the charge that you are bringing in। ओके, अब जब आप वापस ए को दूर मूव करोगे, ए डैश पे रखोगे चार्ज क्यू ए को, फिर आप बोलोगे वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ बी, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ बी, पोटेंशियल एट बी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत जगह पे इट इज गिवन रॉन्ग, इट इज गिवन रॉन्ग। वहां पे क्यू ए लिख के रखा है अपॉन डिस्टेंस r। ओके, r1 फाइन। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। 1 by 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9। charge at B is minus 4 microcoulomb upon distance was 5 meter, राइट? तो ये आएगा आपका 36 by 5 with a negative sign into 10 power plus 3। ओके, यूनिट्स वोल्ट होता है तो वोल्ट रखेंगे। सिमिलरली पोटेंशियल एट ए डैश, potential at A dash will be V2, that is 1 by 4 pi epsilon 0 QB by R2। So therefore you will have V2 is equal to 9 into 10 power 9, QB is again minus 4 into 10 power minus 6 upon distance is now 10। Therefore you will have V2 is equal to minus 36 by 10 into 10 power plus 3 volt। Therefore, work done W is potential at 1 minus potential at 2 into charge that you are moving, and you are moving charge A. So, this is equal to नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है फोर्स से अट्रैक्टिव। जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। V1 माइनस 36 बाई 5 इंटू 10 पावर 3 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा 36 by 10 into 10 power 3 into charge that you are moving is 5 microcoulomb। तो इसमें से आप 36 by 5 into 10 power 3 कॉमन निकाल लो, राइट? तो पहले बचेगा -1, यहाँ बचेगा आपका
36/5 into 10 power 3 कॉमन निकालने के बाद that will be half will be left, okay, into 5 into 10 power minus 6. Then ये आपका 5 हो गया कैंसल, राइट, कैंसल आउट हो गया ये. देन आपके पास आएगा 36 और ये -1 प्लस हाफ इज -हाफ 10 पावर -3 मतलब -18 मतलब -1.8 इंटू 10 पावर -2 जूल. माइनस वर्क डन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो -1.8 इंटू 10 पावर -2 जूल, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए. ओके, तो इजी था. प्रॉब्लम मैं वापस बता दे रहा हूं आपको. बहुत जगह पे आई डोंट नो इफ यू विल फाइंड सॉल्यूशन समवेयर, मुझे नहीं पता, बट एट मेनी प्लेसेस थिंग्स आर गिवन इन अ रॉन्ग वे. देखो क्या होता है, अगर आप ए चार्ज को फिक्स रखते हो और बी को मूव करते हो बाय 5 मीटर तो भी आंसर सेम आता है. तो यू विल फाइंड बहुत जगह पे ऐसा करके रखा है, मतलब फॉर्मूलाज जो उन्होंने यूज किए हैं वो सही है, उसमें वैल्यूज गलत डाली है, आंसर फिर भी सेम आता है क्योंकि आएगा ए को मूव करो 5 मीटर या बी को मूव करो 5 मीटर, आंसर इज सेम. गुड. तो यू हैव टू स्टिक टू व्हाट इज राइट. तो दिस इज राइट. इजी क्वेश्चन था. यू जस्ट नीड टू नो वर्क डन इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स. 2 कौन से 2 पॉइंट्स, एक जहां पे पहले चार्ज था, दूसरा जहां पे रख रहे हो दोनों पॉइंट्स पे, इनटू द चार्ज दैट यू आर मूविंग. और पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज, नॉट द चार्ज दैट यू आर मूविंग. सोर्स चार्ज कौन सा है, बी है, इसलिए वहां पे क्यू भी लिखा है. 4 चार्जेस ऑफ +6 into 10 power -8 coulomb each are placed at the corners of a square whose side are 3 centimeter each. Calculate the resultant force on each charge and show in direction on a diagram drawn to scale. So question is good, and this kind of questions are expected also in competitive exams. तो ये हमारा प्रैक्टिस यहीं पे स्टार्ट हो गया जेडब्ल्यू नीट का, राइट. तो आपको बोला है आपके पास 4 चार्जेस हैं जो चारों कॉर्नर पे रखे गए हैं स्क्वायर के. तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ स्क्वायर. राइट. So you have 4 charges at this vertices A, B, C and D. Let me just write it down. And fortunately all the charges are same. Then and each side is 3 centimeter. We will need to know what is diagonal of the square. क्यों लगेगा बाद में समझेगा आपको, right? So you should know the diagonal of a square is the side of square into √2. तो ये 3√2 आता है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर में आएगा, right? According to the question, you are supposed to calculate resultant force on each charge. हर एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा. तो मैं क्या करूंगा, पहला एक चार्ज डिसाइड कर लूंगा, कोई भी ए मान लो, और उस ए चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है पहले वो देखेंगे. बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको डायरेक्शंस भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या करोगे अदरवाइज फोर्स इज 1/4πε0 q1 q2 by r square हो गया. नहीं, डायरेक्शंस. तो लेट अस सिलेक्ट एनी ऑफ द वर्टेक्स. मैं ए वर्टेक्स मान लेता हूं. ए वर्टेक्स पे बी की वजह से फोर्स कितना, लेट्स सी.
So on vertex A, force due to B is in this direction away, क्योंकि सारे के सारे सेम टाइप के मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अवे रहेगा. फोर्स ऑन A ड्यू टू B is this force here. Force on A due to B is in this direction. Similarly, force on A due to D is here. So this is force on A due to D, right? Then you will have, अब थोड़ा यहां से आगे you can solve this particular question by two different methods. Okay, दो methods है. I will tell you the simplest one. ऐसा है, यहाँ पे force on A due to B and force on A due to D, they are two vectors starting from same point. And we have learned vectors that when two vectors start from same point, the resultant goes in the direction of diagonal. तो इसका मतलब यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, ये वेक्टर मान लो, and this vector is resultant of FAB plus FAD, है ना. हमने सीखा है ना, दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो रिजल्टेंट इज द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की डायरेक्शन है वो. तो FAB और FAD मैं इसको बोल देता हूं रिजल्टेंट फोर्स FR, राइट. अभी कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी, FR फिर फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो भी FR, तो उसको टोटल F बोल देंगे, तो ये FR है मान लो, राइट. तो हमने क्या देखा, A वर्टेक्स पे A पॉइंट पे फोर्स ड्यू टू B एंड फोर्स ड्यू टू D, पर C का तो देखा ही नहीं, तो C का भी देखना पड़ेगा. C का जो फोर्स होगा एट A, इट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल हियर. ओके, तो इट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन. ये हो गया आपका फोर्स ऑन A ड्यू टू C. मतलब फाइनली रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब फाइनल आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, so F bar, resultant F bar will be equal to force at A due to C plus force at A due to B and D का resultant. You have to do this. फिर हम लोग मैग्नीट्यूड देख लेंगे उसका, we'll see magnitude of that also, right? Correct. तो ये important है. This is one method of solving the question, right? तो easy है, but you have to do this. So let's start solving. Let's start what is given. Given to us is charge at A, charge at B, charge at C, charge at D. These all values are 6 into 10 power minus 8 coulomb. Then distance between AB is equal to distance between AD is equal to 3 centimeter. Distance between A and C is 3√2 centimeter. हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ऐसा करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोर क्लैरिटी, टोटल फोर्स एट ए एफ ए बार. तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज एफ ए, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमको, राइट. एफ ए फाइंड करना है मतलब. सो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर. सॉल्यूशन हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे
force on A due to B. We are talking about magnitude of force here. तो FAB, we are not talking about directions, क्योंकि directions मैंने वेक्टर में डाके इंक्लूड करके खत्म कर दिया वहां पे, तो डायरेक्शंस ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं. तो आई विल मॉडिफाई अ इक्वेशन लेटर ऑन. तो ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज एट ए चार्ज एट बी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए बी का स्क्वायर. तो व्हाट वी नो इज 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9. Charge at A and charge at B is the same. इसलिए मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं. स्क्वायर करना भूल गए तो आंसर गलत आएगा. डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा. डिस्टेंस का स्क्वायर करते टाइम याद रखना, ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर भी गलत आएगा. करना पड़ेगा कन्वर्ट. तो ये सॉल्व करने के बाद this is force on A due to B. Force on A due to B, right? तो 9 into 10 power 9 into 36 into 10 power minus 16 upon 9 into 10 power minus 4. 9 cancel, minus 16 plus 9 और नीचे minus 4 मतलब minus 3 बचेगा. तो 36 into 10 पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स हो गया ए पे ड्यू टू बी. सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी विल बी द सेम 36 into 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो फोर्स सेम. क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे और चार्ज पे, और सब सेम है तो सेम राइट. गुड. देन now what you can say is, now FAB and FAD bar are perpendicular to each other. Therefore, resultant of FAB bar plus F मतलब and FAD bar is given by. How do you find out magnitude of two forces, resultant of two forces? F are equal to under root of पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 times of first force into second force into cos of 90 which is 0. और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ऐसा है कि FAB और FAD भी इक्वल है, तो 2 times of FAB स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा आपका इन शॉर्ट FR आ जाएगा आपका अंडर रूट टाइम्स ऑफ FAB, मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ FAB की वैल्यू है 36 into 10 power minus 3 न्यूटन. Correct. Now I will just remove this for the time being. Now force on A due to C बाकी है, so let's calculate force on A due to C. Now force on A due to C is FAC, which is equal to 1/4 pi epsilon 0 QA QC by RAC square. 9 into 10 power 9 QA QC सेम है, 6 into 10 power minus 8 का स्क्वायर. RAC था आपका 3√2 into 10 power minus 2 का स्क्वायर, माइनस 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर से मीटर के लिए लिया है हमने. तो 9 into 10 power 9 into 36 into 10 power minus 16 upon 3 square is 9 into 4 √2 का स्क्वायर is 204 राइट into 10 power minus 4 गया 1 जा 18 जा, ये आएगा आपका 18 into 10 power minus 13 minus 3 न्यूटन. ओके
राइट देन इतना हो गया। अब आप बोलोगे नाउ एफ ए सी एंड एफ आर, एफ आर क्या था, रिजल्टेंट ऑफ force on A due to B and force on A due to D are in the same direction, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, are in the same direction, right? Therefore total force on A या फिर resultant force on A is FA equal to force on A due to C plus resultant of force on A due to B and force on A due to D. एडिशन करना पड़ेगा। Force on A due to C is 18 into 10 power minus 3 plus FR was 36 into 10 power minus 3 into root 2. 36 root 2 into 10 power minus 3। मैं इन दोनों में से 18 इंटू 10 पावर माइनस 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। पहले बचा 1, यहां से मैंने निकाल लिया 18 कॉमन, तो बचा 2 रूट 2। तो ये आएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1 प्लस 2 इंटू रूट 2 इज 1.414। ओके, तो बड़ा एग्जाम्पल है बट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये। So FA will be equal to 18 into 10 power minus 3, 1 plus 2 into 4.141, तो ये आएगा आपका 2.828, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 18 into 3.828 into 10 power minus 3। अब ये जो है इसका आंसर फाइनली हमको देखना पड़ेगा कितना आएगा। बाय आई एम डूइंग इट बाय कैलकुलेटर बिकॉज I don't want to spend more time in calculating. 68.904. Excellent. 68.904 into 10 power minus 3. I'm sorry to use some Spanish words in between. 6.89 into 10 power minus 2 Newton. So we have total force on A. And luckily, surprise, surprise, इन लोगों ने सही प्रिंट किया है। वेरी गुड। तो ऐसा है, वेरी गुड लॉन्ग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। ओके राइट, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी एक वर्टेक्स उठा लेना, ए पे बी का फोर्स है अवे, ए पे डी का फोर्स है अवे, तो ये जो दो फोर्सेस है दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। So you will have to see what is the resultant. Just a minute. So it is like this. I don't know if you see my video. तो ये दो फोर्सेस है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इन दोनों का रिजल्टेंट है अलोंग द डायगोनल एफ आर हमने फाइंड किया। फिर जो सी है उसका भी फोर्स डायगोनल के डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल। तो टोटल फोर्स विल बी फोर्स on A due to C plus resultant of force on A due to B and force on A due to D which is FR, बस उसको ऐड कर लेना and you have your answer, right? तो वेक्टर्स का बहुत यूज होता है, मैंने बताया था आपको। This is one of the examples which tells you yes you need vectors. Good question again and easy. So the electric field in a region is given by, पहला करेक्शन 5k न्यूटन पर कूलम के कैप, 5k कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग along z axis. This is what they want to say. So this is z axis, so electric field is pointing along z axis.
So this is basically the direction of electric field. Calculate the electric flux through a square of side 10 centimeter. हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है. Let me draw a square of side 10 centimeter. ऐसा है. Doesn't look like a square. We'll have to make it look like a square. Right, something like this. Okay. आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है in 3 different cases. Case number 1, the square is along xy plane, so I am forced to draw xy axis also. This is x axis, this is y axis, here somewhere here, right? तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड z एक्सिस था. तो हमारा पास जो ये स्क्वायर प्लेट है, इट लाइज इन xy प्लेन. तो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट बिकॉज आई वांट टू शो इट इन अ प्रॉपर वे. तो हमारे पास जो स्क्वायर प्लेट है, इट लाइज along xy प्लेन, so it lies something like this. तो xy प्लेन में है वो. Okay, better way of presentation is this. You have a square plate, something in this plane. ऐसा स्क्वायर प्लेट है, मान लो ऐसा है. ओके, इसमें से फ्लक्स निकालना है. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं वापस बता रहा हूं. किसी भी सरफेस का डायरेक्शन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आता है. मतलब ये जो सरफेस XY प्लेन में होगा, उसका डायरेक्शन हमको मिलेगा along Z axis. Correct. So let us write down case by case. In case 1, what you have is, in case 1 you have, first thing, electric field E is in Z direction, and if you remember, S bar, that is direction of area element, is also in Z direction, since एरिया या फिर जो स्क्वायर प्लेट है, सिंस स्क्वायर इज इन XY प्लेन, therefore theta is equal to 0, Q0, since E bar and S bar are in same direction. इसका मतलब फ्लक्स, therefore flux phi is equal to E bar dot S bar. मतलब it is simply ES cos 0, right? That is simply E की वैल्यू 4 और सरफेस स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना? नहीं तो एक काम करना, यहाँ पे पहले लिख देना E इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ E, S इज इक्वल टू 10 पर माइनस 2, 10 पर प्लस 2 कैंसल, 10 पर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. ये भी चलेगा, because you don't want to waste time every time in each case, so you can just do this. तो 4 into 10 पावर माइनस 2 फ्लक्स आ गया. और आपको फ्लक्स का हमेशा यू मस्ट नो फॉर फ्लक्स, अच्छा E की वैल्यू 5 है, आई जस्ट थॉट इट इज 4, so it is 5, doesn't matter. 5
और फ्लक्स का आपको यूनिट पता होना चाहिए। फ्लक्स का यूनिट होता है E इंटू एस, और E होता है वोल्ट पर मीटर, S होता है मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर। इसको वेबर भी बोलते हैं बाय द वे, वो बाद में देखेंगे हम लोग, नॉट फॉर टुडे, राइट। तो फ्लक्स इन फर्स्ट केस इज दिस phi1. केस नंबर 2, case number 2, in case 2 what they are telling you is square plate is along xz direction, मतलब स्क्वायर प्लेट अब यहां रख दिया हमने, राइट। स्क्वायर प्लेट यहां रखने से क्या हुआ, ये केस 1 था, ये केस 2 है। स्क्वायर प्लेट xz प्लेन में रखने से क्या हुआ, ये जो सरफेस का जो वेक्टर है वो आ गया अलोंग y एक्सिस, अलोंग y डायरेक्शन मतलब, राइट। तो यू हैव d s बार इन दिस डायरेक्शन, और लॉजिकली भी देखोगे तो एक भी लाइन सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई बार और एस बार परपेंडिकुलर हो गए। तो लिख देते हैं ई बार इज परपेंडिकुलर टू एस बार, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंड थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, फाई 2 इज इक्वल टू ई बार डॉट एस बार, दैट इज इक्वल टू 0। फ्लक्स क्या था बाय डेफिनेशन, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से नॉर्मली पास हो रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी पास नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस को परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर, मतलब ई बार एंड एस बार दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन ई बार एंड एस बार। वैसे थोड़ा इमेजिन भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, मतलब ये ई का डायरेक्शन और सरफेस भी ऐसा ही रखा हुआ है। हाँ, तो कैसे पास होगा, एक भी लाइन पास नहीं होगा, फ्लक्स जीरो। हाँ, अगर मैं फ्लक्स सरफेस को ऐसा रख देता तो यस, लाइन्स आर पासिंग, वो केस 1 था। बट अगर आप सरफेस को ई के डायरेक्शन में रख रहे हो तो फिर नो फ्लक्स पासेस थ्रू इट, सो इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट फ्लक्स हियर, इट इज जीरो। केस नंबर 3, the normal to the square makes an angle 45 with z axis, मतलब सीधा है। तीसरा केस सीधा सीधा है, डायरेक्टली बता दिया उन्होंने कि अगर ये E का डायरेक्शन है और S का डायरेक्शन 45 डिग्री पे है, तो सीधा सीधा बता दिया कि ये जो है ये S बार है, ये जो है ये E बार है, इन दोनों में एंगल जो है वो 45 डिग्री है। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ रखा होगा प्लेट, सो आई एम नॉट शोइंग दैट, बट इट इज जस्ट दैट यू नीड टू नो थीटा इज 45, मतलब इस केस में थीटा 45 डिग्री है। मतलब फ्लक्स फाई 3 इज इक्वल टू ई बार डॉट एस बार विच इज इक्वल टू ई एस कॉस 45, है ना। तो E की वैल्यू 5, S की वैल्यू 10 पावर -2 और cos 45 इज बाय रूट 2, तो 5 बाय रूट 2। 5 बाय रूट 2 को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 बाय रूट 2 इज 5 बाय 1.414, 1.414, 3.5 के आसपास आंसर आता है ये। दिस इज ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर, ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर है क्या। 5 पहला आंसर राइट, 0 दूसरा आंसर राइट, 3.5 10 पावर -2 तीसरा आंसर भी राइट। तो फ्लक्स का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया का परपेंडिकुलर मतलब एस का डायरेक्शन लिया जाता है, तो ई बार और एस बार में कितना एंगल है ये पता होना चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड टू नो टू सॉल्व क्वेश्चंस हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what time is it, 5:33, okay, right.